तो लिखो बैठे रिपोर्ट कर कहाँ ले जा रही है आप हमारा? राघव जी प्लीज सर, ले लो। और भी है और ये भी पढ़ो, ये मैनिफेस्टो ये भी पढ़ो। राघव जी ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। ये हमारे पास है। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को जाइए बहन ले ली, आप बैठिए। यहाँ पर वायलेंस के लिए कोई स्थान नहीं है, हाथापाई ना करे कोई। चलाते रहो, हरिगा भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। Hello guys, this is Ishu and welcome back to another session of Slap of Facts. It's thanks media and bye bye democracy. मैं हमेशा से मीडिया से कहता हूँ और ये मीडिया का हमेशा से कर्तव्य रहा है 2014 के पहले तक कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी सरकार आपकी बनी है वो चाहे जितना बेस्ट डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, हमेशा मीडिया उसके अगेंस्ट होती है। उसके अगेंस्ट होने से आखिर फ़ायदा पब्लिक को क्यों होता है? क्योंकि जब जो भी नीति बनाएगी, जो भी फैसला, जो भी योजना लेके आएगी, जब अपोजिशन उस सरकार के अगेंस्ट होगा और मीडिया उसके अगेंस्ट आएगी, तो जब किसी चीज़ के कोई अगेंस्ट रहता है तो उसकी बारीक से बारीक की जो भी कमी होती है ना, उसको बहुत ही ईजिली तरीके से रिजॉल्व कर लिया जाता है। इस वजह से देश की उन्नति होती है और देश बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सीड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब मीडिया ही किसी की चाटुकारिता में लग जाए, मीडिया ही किसी की गलती को छुपाने में लग जाए, मीडिया ही किसी के बहुत बड़े बड़े काम को बस करके बताने में लग जाए, मीडिया छोटे से अननेसेसरी चीज़ों को विस्फोट की तरह फोड़ दे, मीडिया जब एक इलिटरेट पीपल्स, दो इलिटरेट पीपल्स को ला के बैठा के लड़ाई करवा के, मुर्गा लड़ा के पूरे देश के लोगों का माहौल बदल दे, उनका दिमाग ख़राब कर दे, उनके माइंड में एक अलग तरीके की एंथुसियाज्म चलने लगती है। आखिर मीडिया ऐसा करती क्यों है? ये आपको दिखाते हैं एक ऐसी बहस, और एक ऐसी बहस जिसके अंदर कई तार को ऐसे खोल के रख दिया गया और बहुत सारी किताबें बंद थी और उनके ऊपर रख के उसको दसाने की कोशिश किया जा रहा था। उसको एक इंटरव्यू ने खोला और विस्फोट हो गया देश में, और उसी विस्फोट को डाइल्यूट करने के लिए, उसी का माइंड चेंज करने के लिए देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कांड हो रहे हैं, क्योंकि उस मेन ओरिजिन से सिटीजन्स का दिमाग हटे और वो जो क्राइम परफॉर्म किया जा चुका है उसकी रिपोर्टिंग जो हिंदुस्तान के पास आ चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन उस तरीके से माइंड को वॉश कर देना है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों के माइंड पर पड़ेगी ना। आइए पहले देखते हैं कि इतनी बड़ी पावर और इतनी बड़ी पोजीशनिंग पे बैठा हुआ बंदा अगर कोई बात कह रहा है तो उसके बात के अंदर क्या सच्चाई है। आप पहले इसको समझिए और देखिए कि सामने का जो एंकर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके क्वेश्चन क्या है। वो भी ओपन होकर डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस नहीं पूछा, उसने भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्शन ही किए हैं कि नहीं पूछना पड़े, लेकिन एंड ऑफ द लास्ट उसने जो पूछ लिया और उसका जो जवाब मिल गया। अब उसको पहले एक बार देखें। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ? यस। शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स? यस। सो शी इज अ पपेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ऑफ कोर्स। बहुत ही सीरियस डिस्कशन ये है कि आखिर जो देश के इतने बड़े पद पे बैठा उसके बाद और इस तरीके का वो बयान दे रहा है,
तो आखिर न्यूज़ चैनल्स वाले क्यों नहीं चला रहे हैं उसे? इस लेवल का अगर वो बयान दे रहा है तो उसको क्रॉपरेट ही करके न्यूज़ चैनल वाले अपने चैनल्स पे क्यों नहीं चला रहे हैं? वो किस लेवल का बयान है, उसकी चीज़ें, उसकी बयान के अंदर कितनी चीज़ों की ईजिली क्लैरिफिकेशन हो गई है, लेकिन बड़ा न्यूज़ चैनल सत्यवादी पत्रकारिता का भूत चढ़ा हुआ है। तुरंत अकाउंट में पैसा गिरेगा, 2 मिनट में औकात पे आ जाओगे। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले नहीं चला रहे, क्यों नहीं चला रहे? इसके पीछे का रीज़न आपको ही समझना है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ के जो इनकाउंटर्स हुए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो रिसेंटली अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, उनके बेटे असद का इनकाउंटर हुआ और अशरफ का इनकाउंटर हुआ, इन सब इनकाउंटर्स की फुटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो जो इतने बड़े देश के सम्मानित पद पे बैठा उस बंदे का इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और उसने देश के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हुए जो चीज़ें एक्सेप्ट की है, आपको उस चीज़ों को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन इन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फरेंस ड्रॉ किया तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिल। 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज़ एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप ये किराए के मकान में रहने वाले हैं और इतने सम्मानित पद पे रह चुके हैं, इनकी एक्सेप्टेशन देखिए, क्या क्या चीज़ें ये एक्सेप्ट किए हैं इस चीज़ के अंदर और क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, और उसको चलाने की हिम्मत हमारे देश की मीडिया के किसी चैनल, किसी एजेंट, किसी के पास नहीं है कि इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सके और पूरा देश जान सके। जो भी वीडियो शेयर हो रही है वो सोशल मीडिया के तरीके से हो रही है और सोशल मीडिया भी अब ऑलमोस्ट डैमेज और ध्वस्तीकरण की तरफ बढ़ चुका है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए कि आपको दिखता होगा कि आखिर देश में एक व्यक्ति हमारा जो हमारे लिए गर्व का पात्र हो गया, जो ऑनर्स के लिए हम उसको नाम लेते हैं कि माननीय श्री अडानी जी। यार वो बंदा कहाँ से थे, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और आखिर क्या बात है कि जैसे ही हिटलबर्ग घुसा है अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे 2 मिनट के अंदर ईडी सीबीआई की जांच बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगा, पूरा चैनल फैनल सब बंद हो जाएगा, जेल के अंदर नजर आओगे। काहे कर रहे हो, मत करो, मत। तो क्या बात है आखिर कि जैसे ही हिटलबर्ग अंदर घुसा है वैसे ही लगातार ड्रॉप डाउन आया, और इस तरीके के ड्रॉप डाउन आए और ऐसे ऐसे ड्रॉप डाउन आए कि चीज़ें ख़त्म करके रख दिया, और आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचना पड़ गया। और उनको ही लेके पूरी की पूरी मीडिया अपना सर्कुलरिज्म बना के एक बंदे को सेव कर रही है। ना उसके ऊपर कोई सवाल है, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी है, ना उसके ऊपर कोई डिबेट्स है। डिबेट्स के टॉपिक्स देखेंगे ना आप तो मज़ा आ जाएगा आपको, किस तरीके की डिबेट्स हमारी मीडिया में होती है। तो हाथ जोड़ से आप सभी लोग से ये विनती करता हूँ कि टीवी की बात को सच मत माना कीजिए। अगर हमारे देश की मीडिया सच बोलने लायक होती तो 145वें नंबर पे नहीं होती दुनिया में, कि जो सबसे गिरा हुआ नंबर है वो हमारे देश की मीडिया के पास नहीं होता। हमारे देश की मीडिया उस लायक ही नहीं है कि जिसको हम जवाब दे सके, जिसके क्वेश्चन का हम आंसर कर सके। ये तो हमारे हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर बहुत बड़ा जिगरा है कि वो जाके इन लोगों का जवाब देते हैं। ये उस लायक ही नहीं है, ये डिजर्व भी नहीं करते हैं। आपके मुंह के पास अगर ये माइक लेके आ जाए तो इनका माइक और इनका कैमरा ऐसे घुमा दिया कीजिए, ये डिजर्व नहीं करते आपसे सवाल करना। इनकी वो हैसियत ही नहीं है कि एक सिटीजन से सवाल कर पाएँ, क्योंकि इनके सवाल करने से पहले इनके दिमाग का जो एल्गोरिदम होता है ना, वो पहले से ही प्री पोजिशन्ड होता है कि उनको क्वेश्चन क्या करने हैं, उनको किस हाल में कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, और मेन जो सब्जेक्ट है उससे डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन करने से पहले माइक में ही वो रिकॉर्डेड होती है और वो आपके मुंह पर ला सकते हैं। किसी भी मीडिया वाले को आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू देते हैं और आजकल मीमर्स जिस तरीके से इंटरव्यू के बीच की चीज़ों को काट के ट्रेंड करा देते हैं, उससे आपकी इमेज खराब हो जाती है। आप इंटरव्यू जिस भी मीडिया को दे रहे हैं, आपको हम ऑल ओवर पूरे रेप्यूटेड मीडिया की बात बता रहे, बड़े बड़े चैनल्स की बात बता रहे ऑल ओवर इंडिया के। इन पूरे चैनल्स की कोई वक्त नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी जो काउंटिंग होती है ना, 120, 130, 140, 145 देशों के बाद इनका स्तर आता है। तो चाहे जो भी मीडिया हो, इनका वो लेवल ही नहीं है कि इनको हम लोग जवाब दे सकें। तो हमेशा इस बात का, अबे रवीश कुमार को छोड़ के भागना पड़ गया हिंदुस्तान, तो गरीब कुमार हो, तुम्हारा कहा होगा कुछ समझ में आ रहा, मत बोल
भाई हाथ जोड़े जेल में जाने तो से हमेशा पहले इस बात बंद का कर ध्यान दे, मत रखिएगा कर, मत और कर भाई, हमेशा जाने दे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में किसी भी लोग को फालतू के लोगों को इंटरव्यू देने के चक्कर में मत पड़िए। ना चाहते हुए भी मुझे एक बात बहुत ही शर्मनाक तरीके से कहना पड़ रहा है कि हेर फेर एक कम्युनिटी टारगेट में आ रही है। किसी वजह से भी किसी भी तरीके से एक कम्युनिटी टारगेट में आ रही है, चाहे वो एनआरसी हो जाए, चाहे वो हिजाब हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन एक कम्युनिटी टारगेट में आ रही है और उस कम्युनिटी का रिएक्शन नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? कुछ इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया है, वो समझिए, उस इंटरव्यू को देखिए और समझिए ये क्या बात कह रहा है। और ये उस कम्युनिटी से बिलोंग भी नहीं करता, इसकी कम्युनिटी भी दूसरी है, लेकिन इसकी बात को समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। आज सारा हिंदुस्तान उसके सम्मान में झुक जाता है। आज जय हिंद कह के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसको लिखने वाले भी एक मुसलमान थे और उसके बाद जो इनकलाब जिंदाबाद को कहते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूम गया, राजगुरु फांसी के फंदे पे झूम गया। वो इनकलाब का नारा भी किसने लिखा? वो लिखने वाले भी मुसलमान थे। आता है कि आखिर क्यों इस तरीके से देश में बात हो रही है, आखिर इतना मौका ही क्यों दिया जा रहा है। और मैं खासकर उन लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूँ जो इस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, जिनको इस तरीके से समझा जा रहा है, उनके अंदर भी बार बार उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनसे एक बात कहते हैं कि सब छोड़ो, पढ़ो। ना झंडा लहराने से, ना नारे लगाने से, ना कुछ करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम जो हो 4 आदमी को आगे कर दोगे, 4 आदमी मार खा जाएंगे, 4 आदमी जेल में चले जाएंगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना। जब तक तुम्हारे अंदर खुद पोटेंशियल नहीं होगा कि सिस्टम के अंदर आओ, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम लड़ोगे, चिल्लाओगे, हलक फाड़ोगे और सीधा जेल में जाओगे या फांसी के तख्ते तक पहुंचोगे। उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेम इसी तरीके से जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था हमारा 1947, जब हमारा देश बन रहा था, संविधान बन रहा था, उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से दलित समाज के लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि हमें भी आरक्षण चाहिए और हमें भी मतलब कॉमन लोगों की तरह रहना है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारी चीज़ें उनमें से डिक्लाइन की और कहा कि तुम सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा आरक्षण का केंद्र बन जाएगा। जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें किसी आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप लोग आज सिस्टम में नहीं हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना स्थान चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंट टाइम में वैल्यू क्या है। आप जब पता करने लगेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स है और जो इस टाइम सरकारें हैं उनमें आपका औहदा क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों आपसे क्या गलती हो रही है और किस वजह से आप आगे नहीं आ पा रहे। आप अकेले सिस्टम्स को नहीं हिला सकते। आपके खिलाफ भी जो चीज़ें हो रही है आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप उसको रिजॉल्व कर पाओ। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका फोकस पढ़ाई पे नहीं है, ना आपका फोकस अपने फ्यूचर पे है। हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे लोग सिस्टम के अंदर हों। जब हमारे लोग सिस्टम के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। और जब आप सिस्टम से बाहर रह के सिर्फ चिल्लाओगे तो सिवाय भीड़ के कुछ नहीं रह जाओगे और सिर्फ भीड़ ही बन के रह जाओगे। और भीड़ को काबू करने का एक ही रास्ता होता है, लाठियां चलवा दो या आंसू गैस के गोले फेंकवा दो। भीड़ तितर बितर हो जाएगी और एक दिन आएगा कि तितर बितर हो जाओगे। छोड़ो सारे कस्में, सारे नारे वारे सब छोड़ो, झंडे लहराने खत्म करो, ये सब कुछ नहीं है। एक चीज़ फोकस करनी है, सिर्फ पढ़ना है। चाहे किसी भी सेक्टर से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वट चूज योर प्रोफेशन, जो भी तुम्हें प्रोफेशन चूज करना है तुम करो। लेकिन फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए कि तुम्हें अपनी पढ़ाई से खुद को साबित करना है, ना कि अपनी आवाज़ से। डोंट टॉक विथ योर वर्ड्स एंड योर लैंग्वेज, टॉक विथ योर पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी। और जिस तरीके से आप करने लगेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें डे बाय डे अच्छी दिखने लगेगी और आपके अंदर सुधार मिलता चला जाएगा। और जाते जाते मुझे एक बहुत अजीम शख्सियत की याद आ गई, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, बहुत आला तरीन शायर थे और कोरोना काल में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। उनका एक शेर याद आ रहा है कि हैं खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सिर्फ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है।
हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, और आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमें और कुछ नहीं पूछना। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान।